वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 12th की इकोनॉमिक्स की बुक। देखिए, क्लास 12th में इकोनॉमिक्स में दो बुक्स हैं बेसिकली, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके पश्चात इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का आज का हमारा स्टडी का पॉइंट है वो है चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पहले चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि आखिर मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। दूसरा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। इसके पश्चात हम ये देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का आखिर जन्म क्यों हुआ, क्योंकि आपने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि आखिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के पश्चात जो जन्म के पीछे कारण हैं वो क्या क्या हैं, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के ओरिजिन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आखिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो ओरिजिन के पीछे जो व्यक्ति हैं उनका क्या नाम है और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के हम फादर के बारे में पढ़ेंगे। तथा इसके साथ ही हम कुछ जनरल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, अदर मिसलिनियस आइटम्स के तौर पर, जो कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने में मदद करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि आखिर मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। आपने क्लास 11th में ऑलरेडी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था कि एक ऐसी इकोनॉमिक्स जिसमें हम इंडिविजुअल एंटिटी के बारे में स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल एंटिटी कैसे, जैसे कि प्राइस ऑफ एन एप्पल, प्राइस ऑफ अ बनाना। किस प्रकार बनाना और एप्पल की प्राइसेस कस्टमर बिहेवियर के कारण डिफ़र करती हैं, किस प्रकार एक एप्पल की जो प्राइस है वो डिमांड कर्व पे फिट होती है। तो हमने एक इंडिविजुअल एंटिटी की स्टडी की, जैसे कि एप्पल। परंतु मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम स्टडी करते हैं वो एक प्रोडक्ट की नहीं करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट की हम स्टडी नहीं करते हैं। उसके बजाय हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसी भी राज्य या किसी भी देश, नेशन या फिर दुनिया की स्टडी एज ए ओवरऑल एंटिटी के तौर पे करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो हम इंडिया की इकोनॉमी की स्टडी जब हम करेंगे तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसिडर करेंगे, यानी कि भारत की जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसका जो स्टेटस है उसकी जब हम स्टडी करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी देश, स्टेट या दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको एक सिंगल एंटिटी मानते हुए स्टडी करते हैं। एक बार हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम ओवरऑल बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। तो ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है और ये इसका मतलब है। आपको ये याद रखनी है डेफिनेशन एग्जाम के लिए। इसके ऊपर 1 नंबर का शॉर्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अब हम ये भी देख लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का आखिर जन्म क्यों हुआ। जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा कि क्लास 11th में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी, परंतु हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जन्म के पीछे एक विशेष जो कारण है वो है ग्रेट डिप्रेशन। देखिए, ग्रेट डिप्रेशन एक घटना है जो वर्ल्ड वॉर 1 के पश्चात घटित हुई थी। अब आखिर ग्रेट डिप्रेशन है क्या, उसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में समझाना पड़ेगा। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, दुनिया 2 भागों में बट गई थी। एक तरफ ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश थे, दूसरी तरफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देश थे। इन दोनों के मध्य में लड़ाई हुई। इस युद्ध के दौरान क्या हुआ, दुनिया में जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि गोला बारूद, गन, इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई। अब इन प्रोडक्ट्स की जब डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा तो लोगों को रोज़गार मिला, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के कारण इस पीरियड में, जो वर्ल्ड वॉर 1 का पीरियड था, उस पीरियड में दुनिया की इकोनॉमी में ग्रोथ आई। ठीक है, डिफेंस प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ी,
प्रोडक्शन बढ़ा और आम जनता को रोज़गार मिलने लगा, एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा। परंतु उसके बाद क्या हुआ, सन 2019 में सन 1919 में वर्ल्ड वॉर वन समाप्त हो गया। ठीक है, 1919 में आते आते वर्ल्ड वॉर वन समाप्त हो गया और उसके पश्चात जो डिफेंस की कम फैक्ट्रियाँ थी जिनकी स्थापना की गई थी वो धीरे धीरे बंद होने लगी। जब धीरे धीरे वो डिफेंस फैक्ट्रियाँ बंद होने लगी तो लोगों को मिलने वाला एम्प्लॉयमेंट भी कम होने लगा। एम्प्लॉयमेंट जब कम होने लगा तो उसके पश्चात ये देखा गया कि वहाँ की जो इकोनॉमी है उसमें धीरे धीरे डाउनफॉल आने लगा। देखो, लोगों को जब रोज़गार नहीं मिलेगा तो उनके हाथ में पैसे नहीं होंगे, उनके हाथ में पैसे नहीं होंगे तो वो वस्तुओं की डिमांड नहीं करेंगे, जब वस्तुओं की डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो ओवरऑल जो देश की इकोनॉमी है उसमें गिरावट आएगी। चूँकि जो ये युद्ध था उसमें ब्रिटेन, फ्रांस तथा बाद में उसमें अमेरिका भी जुड़ गया था और दूसरी तरफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देश थे, उन देशों की इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। यानी कि ग्रेट डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें इन सभी देशों की जो इकोनॉमी है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। नकारात्मक प्रभाव किस तरह से पड़ा कि वहाँ का जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया, वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट था यानी कि रोज़गार था वो कम हो गया। तो ऐसी परिस्थितियाँ वहाँ पर देखने को मिली और ये परिस्थितियाँ लगभग 1929 से लेकर 1933 तक देखी गई। 1933 तक आते आते वहाँ की जनता ने ये समझ लिया था कि ये परेशानी क्यों उत्पन्न हुई है और वो जो व्यक्ति है जिसने सबसे पहली बार ये समस्या समझी थी वो जॉन मेनार्ड किन्स थे। इसीलिए उन्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है। He is the father of macroeconomics because he was the first person who identified Great Depression as a problem and he suggested how to overcome from this Great Depression. चलिए हम थ्योरी को भी एक बार पढ़ लेते हैं। ग्रेट डिप्रेशन का जो पीरियड है वो 1929 से लेकर 33 तक का है। ये अमेरिका और यूरोप जैसे देशों से शुरू हुई, जैसा कि अभी हमने देखा यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देश। इसमें हमने ये देखा कि वहाँ पे जो डिमांड थी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कम हो गया था, डिमांड कम हो गई, वो काफ़ी कम हुई तथा साथ में फैक्ट्रियाँ खाली पड़ने लगी क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी क्योंकि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे थे और इसकी वजह से फिर से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। इससे क्या हुआ, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 25% तक बढ़ गया, यानी 100 लोगों में से 25 लोग ऐसे थे जो खाली बैठे हैं, केवल 75 लोगों को ही रोज़गार मिल रहा था। तथा साथ ही यूएस की जो जीडीपी है वो 33% से गिर गई। देखो, फिलहाल के लिए आप जीडीपी को ऐसे समझो, जो भी यूएस में उत्पादन हो रहा था वो लगभग 33% से गिर गया। यानी कि उदाहरण के तौर पर यदि उत्पादन वर्ल्ड वॉर वन से तुरंत बाद अगर 100 रुपये का उत्पादन हो रहा था तो यूएस में उत्पादन घटकर सिर्फ 67 ही हो गया। ठीक है, ये परिस्थितियां हमने ग्रेट डिप्रेशन में देखी। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि ग्रेट डिप्रेशन के क्या क्या फीचर्स थे तो आपको ये लिखना है कि ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड ये था, ग्रेट डिप्रेशन इन देशों में देखा गया तथा ग्रेट डिप्रेशन के दौरान डिमांड कम हो गई, फैक्ट्रियाँ खाली पड़ने लगी यानी कि प्रोडक्शन कम हो गया तथा साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। तो ये ग्रेट डिप्रेशन के कुछ फीचर्स हैं। अब ग्रेट डिप्रेशन के होने का कारण मैंने आपको अभी समझाया था। जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर वन के पश्चात फैक्ट्रियाँ बंद पड़ने लगी, लोगों को रोज़गार कम मिलने लगा, उससे डिमांड कम हो गई और उससे फिर से फैक्ट्रियों का उत्पादन कम होने लगा और फिर से लोगों को रोज़गार मिलना बंद हो गया। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था कि लोगों की डिमांड में कमी आ गई। अब इसके सॉल्यूशन के तौर पर जो व्यक्ति उभर कर आए वो थे जॉन मेनार्ड किन्स। जॉन मेनार्ड किन्स, उन्होंने ये सजेशन दिया कि हमें डिमांड को बढ़ाने की ज़रूरत है। अब डिमांड को कैसे बढ़ाओगे, लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, तो कैसे लोगों का डिमांड करेंगे, क्यों वो प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे। इसके लिए जॉन मेनार्ड किन्स ने बताया कि सरकार को अपने खर्चों में वृद्धि करने की ज़रूरत है। उससे होगा क्या, देखो, सरकार अपने खर्चों में वृद्धि करेगी तो कैसे कर सकती है, वो लोगों को पैसा बांट सकती है
या फिर पब्लिक वर्क्स जैसे कार्यक्रम चला सकती है, जैसे रोड बनाने का कार्यक्रम चला सकती है। रोड कंस्ट्रक्ट कर रही है गवर्नमेंट, रोड कंस्ट्रक्ट करेगी तो क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट मिलने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलने से उनके पास में पैसा आएगा तो वो वस्तुओं की डिमांड करना शुरू कर देंगे। और यही तो समस्या थी जो अभी हमने देखी कि डिमांड कम हो गई थी। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, एम्प्लॉयमेंट मिलने से डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से फिर से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, फिर से एम्प्लॉयमेंट मिलने की वजह से लोग फिर से डिमांड करेंगे। तो जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम थी कि डिमांड कम हो गई है वो सॉल्व हो जाएगी। ये था ग्रेट डिप्रेशन के बारे में इंटायर डिस्कशन। कैसे ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ, ग्रेट डिप्रेशन के क्या क्या प्रभाव पड़े, और ग्रेट डिप्रेशन को ठीक करने के लिए कीन्स ने क्या क्या सुझाव दिए। देखिए, जॉन मेनार्ड कीन्स इतने इंपॉर्टेंट इंसान हैं इकोनॉमिक्स में कि वो हमारी एग्ज़ाम में अलग से पूछे जा सकते हैं। उनके बारे में 1 नंबर में, 3 नंबर में या 6 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो आपको स्पेसिफिकली उनके बारे में याद रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय चर्चा के मुद्दे जो कि हमारी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जॉन मेनार्ड कीन्स जो हैं उनका जन्म 1883 में हुआ था। ही इज़ ए ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। फिर उसके अलावा हमें क्या याद रखना है, उनकी जो स्कूलिंग है या फिर एजुकेशन है वो किंग्स कॉलेज से हुई थी। किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पार्ट है। उनकी जो स्कूलिंग है यूनाइटेड किंगडम में ही हुई थी और बाद में वो किंग्स कॉलेज के डीन भी बन गए। वो इकोनॉमिस्ट यानी कि उन्होंने इकोनॉमिस्ट का जो कार्यकाल रहा है उनका, जो कि ग्रेट डिप्रेशन से उभरने वाला था, उससे पहले उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में भी काफ़ी गहन स्टडी की थी। उन्होंने एक बुक लिखी है द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पीस, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 के पश्चात जो पीस हुई यानी शांति हुई, वर्ल्ड वॉर 1 रुका 1919 में, तो जो शांति प्रस्ताव था उसके क्या क्या इकोनॉमिक प्रभाव पड़े वो भी उन्होंने एक बुक में समझाया है, द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीस। ये उन्होंने एक बुक लिखी। उसके साथ ही उन्होंने एक बुक और लिखी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। देखिए, मैं इस बुक को हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू हुई है वो इसी बुक की वजह से हुई है। जॉन मेनार्ड कीन्स ने एक बुक लिखी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, एंड आपको ये याद रखना है कि उन्होंने 1936 में ये बुक लिखी और इसी बुक को फ्यूचर में मैक्रो इकोनॉमिक्स के तौर पे जाना गया। यही एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिस है, एंड इसी बुक के कारण जॉन मेनार्ड कीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं। अब जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में हमें कुछ चीज़ें और याद रखनी है कि उन्होंने इस बुक में आखिर ऐसा क्या बताया जो पिछली जो बुक्स हैं, जॉन मेनार्ड कीन्स पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में बुक्स लिखी हैं, उनसे पहले भी बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी। तो ऐसा क्या डिफरेंट है इस बुक में जिसकी वजह से जॉन मेनार्ड कीन्स को इकोनॉमिक्स का फादर माना जाता है या मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर माना जाता है। देखिए, जॉन मेनार्ड कीन्स की पुस्तक से पहले एक बहुत ही फेमस थ्योरी चलती थी, क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच ये कहती थी जो भी व्यक्ति काम करना चाहता है, यानी जो भी व्यक्ति एज अ लेबर काम करना चाहता है उसे काम मिल जाएगा, क्योंकि फैक्ट्रियाँ अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर रही हैं और एक्चुअली ये हो भी रहा था। अभी हमने डिस्कस किया वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान में डिफेंस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। डिफेंस प्रोडक्ट की डिमांड की वजह से क्या हो रहा था, जो भी व्यक्ति काम मांगने जाता उसे फैक्ट्री में काम मिल जाता। तो ये थिंकिंग चल रही थी। ये क्लासिकल अप्रोच यही कहती है। क्लासिकल अप्रोच कहती है कि ऑल द लेबरर हु आर रेडी टू वर्क विल फाइंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तथा साथ में ये भी कहती है कि सभी जो फैक्ट्रियाँ थी वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही हैं, क्योंकि मार्केट में डिमांड थी, डिफेंस प्रोडक्ट की डिमांड थी, तो फैक्ट्रियाँ भी धनाधन प्रोड्यूस कर रही थी, 100% प्रोडक्शन चल रहा था, 100% लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। ये एक अप्रोच जो थी वो जॉन मेनार्ड कीन्स से पहले चल रही थी और उसे क्लासिकल
थ्योरी के नाम से जाना जाता था, क्लासिकल ट्रेडिशन के नाम पे जाना जाता था। शॉर्ट में अगर हम कहें तो फुल एम्प्लॉयमेंट था कंट्री के अंदर, तथा साथ ही फैक्ट्रियाँ फुल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन कर रही थी। जॉन मेनार्ड किन्स ने क्या बताया कि इकोनॉमी के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि सभी लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, जो कि हमने देखा ग्रेट डिप्रेशन जो कि 1929 से लेकर 33 तक का पीरियड था, उसमें यही हो रहा था। सभी लोगों को रोज़गार नहीं मिला था और कुछ लोग बेरोज़गार थे, अनएम्प्लॉयड थे। इसके साथ ही हमने ये भी देखा, कीन्स ने ये ऑब्जर्व किया है कि फैक्ट्रियाँ 100% कैपेसिटी पे प्रोडक्शन नहीं कर रही हैं, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो ये दो चीज़ें हैं, वो जॉन मेनार्ड कीन्स के थॉट्स थे। इस वजह से वो पुराने इकोनॉमिस्ट से डिफरेंट थे और उनकी जो थ्योरी है वो मॉडर्न इकोनॉमी में ज़्यादा सूटेबल है, इसीलिए उनको मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। आपने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा होगा कि हमने क्या क्या स्टडी किया। अब हम ये देख लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का लेवल कितना है, यानी कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, कितने लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। तथा साथ ही हम ये भी देखेंगे कि किसी भी देश की जीडीपी क्या है, या नेशनल इनकम क्या है, या जीएनपी क्या है। देखिए ये डिफरेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे। इन शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए, किसी भी देश में होने वाले उत्पादन को हम जीडीपी कहते हैं। सटीक डेफिनेशन नहीं है, पर आपके समझने के लिए फ़िलहाल ये काफ़ी है। अगले चैप्टर में हम डिटेल में जितने भी नेशनल इकोनॉमी के टॉपिक हैं, इनकम के टॉपिक हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो दूसरा स्टडी का पॉइंट है वो है प्राइस लेवल, परंतु एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस लेवल नहीं होके ये जनरल प्राइस लेवल है, यानी किसी भी देश में जो चल रहे प्राइस लेवल को डिस्कशन इसमें किया जाता है। इसको हम दूसरे शब्दों में इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, इस साल इन्फ्लेशन 6% रही, इस साल महंगाई 5% रही। तो ये जो स्टडी है वो किसी एक प्रोडक्ट की नहीं है, बल्कि पूरे देश में सभी प्रोडक्ट्स की जो एवरेज प्राइस में वृद्धि हुई है उसको हम इन्फ्लेशन में स्टडी करते हैं और उसे ही हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट मानते हैं। इसके साथ ही हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को स्टडी करेंगे, यानी कि पूरे देश में सभी वस्तुओं की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। साथ ही हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी और बैंकिंग को भी स्टडी करेंगे, यानी मनी सप्लाई को, इसके साथ में बैंकों को, इनके बारे में भी हम कुछ स्टडी करेंगे। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा कि गवर्नमेंट का बजट क्या होता है, बजट कैसे बनता है, बजट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और गवर्नमेंट किस प्रकार पैसा खर्च करती है और कहाँ से पैसा कमाती है। उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक होगा इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज। ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। चलिए हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विथ, देखिए ये मैं टॉपिक आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ऑप्शन है थ्योरी ऑफ डिमांड, दूसरा ऑप्शन है डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तीसरा ऑप्शन है जनरल प्राइस लेवल एंड चौथा ऑप्शन है बी एंड सी। आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, द फेमस बुक ऑफ कीन्स इमर्ज्ड इन द ईयर 1936, 91, 33, 29। आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। जो भी सही आंसर देंगे उनको मैं हार्ट दे दूंगा शेप में, लाइक कर दूंगा मैं उनके कमेंट को, तो आपको पता चल जाएगा कि सही ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये जो क्लास की पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है BSRA क्लासेस। ये एक पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।